तरीके से करेंगे, बहुत आराम से चीजों को समझेंगे, बहुत प्यार से सभी चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा मेरे प्यारे दोस्त। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन 3D। हेडिंग बनाइएगा मेरे प्यारे दोस्त कि हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन 3D। बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है मेंसुरेशन, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्त मेरे 2D को मैंने बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को समझाया, बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने खत्म भी किया। वैसे ही हम लोग क्षेत्रमिति 3D को भी बहुत शानदार तरीके से खत्म कर रहे होंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब हमने 2D पढ़ा था मेरे भाई, तो मैंने आपसे कहा था कि 2D के अंदर जो है हम लोग बेसिकली एरिया और पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम लोग क्षेत्रफल और मेरे भाई परिमाप के बारे में बात करेंगे। 3D के अंदर हम लोग जो बात करेंगे, 3D के अंदर जो हम लोग बात करेंगे वो वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, वो सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे, चाहे वो सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया हो, चाहे वो सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया हो, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी दोनों में बेसिक डिफरेंस मेरे प्यारे दोस्त ये है कि मेंसुरेशन 2D के अंदर केवल 2 डायमेंशन होती थी, यानी जहां हम लोग केवल लेंथ और ब्रेथ की बात करते थे उसे हम लोगों ने 2D नाम दिया था। 2D के अंदर हम लोगों ने मेरे भाई ट्रायंगल को पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल को पढ़ा, उसके अंदर हमने हेक्सागन को पढ़ा, सर्किल को पढ़ा। अब बात आती है 3D की, तो 3D मेरे प्यारे दोस्त इसके अंदर 3 डायमेंशन होती हैं। 3 डायमेंशन मतलब लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन हो सकता है, क्या जी जिस बच्चे ने 2D नहीं पढ़ा है क्या वो 3D पढ़ सकता है? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। 2D का जहां कुछ यूज होगा वहां मैं आपको 3D के अंदर उसका यूज बता दूंगा कि हमने ये चीज 2D में पढ़ी थी मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी कोई फिगर, ऐसा कोई एग्जाम्पल जो जिसमें लेंथ भी होती हो, जिसमें ब्रेथ भी होती हो, जिसमें हाइट भी होती हो, जिसमें लंबाई भी होती हो, चौड़ाई भी होती हो और ऊंचाई भी होती हो, क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा एग्जाम्पल आएगा? क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा एग्जाम्पल आएगा जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती हो? एनीवन? कोई भी आपकी तरफ से क्या कोई एग्जाम्पल आएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं इसकी अपनी लेंथ भी है, इसकी अपनी ब्रेथ भी है और इसकी अपनी हाइट भी है। लेंथ भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ईंट जो होती है मेरे प्यारे दोस्त, वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट उसमें भी होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। आपने बर्थडे की कैप देखी होगी जिसे हम लोग कोन के अंदर पढ़ेंगे, वो भी मेरे प्यारे दोस्त 3D के अंदर आएगी। आपने फेंकने वाला गोला भी देखा होगा, वो जिसे हम लोग स्फेयर के अंदर पढ़ेंगे, वो भी 3D के अंदर आएगा। आपने कुआं भी देखा होगा, वो भी 3D के अंदर आएगा। आपने मेरे भाई तार भी देखे होंगे, वो भी 3D के अंदर आएंगे। मेरे भाई आपने बाल्टी भी देखी होगी, वो भी 3D के अंदर आएंगे। प्रिज्म, पिरामिड भी 3D के अंदर आएंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लेके आया हूं। आप लोग अगर इसको देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो ये बेसिकली क्यूबॉइड के फॉर्म में है, घनाभ के फॉर्म में है मेरे भाई। इसमें आप लोगों को लेंथ भी देखने को मिलेगी। कमरे की बात करूं तो लेंथ भी देखने को मिलेगी और ब्रेथ यानी ये चौड़ाई भी देखने को मिलेगी। मैं कौन सी चौड़ाई की बात कर रहा हूं? मैं इस चौड़ाई की बात कर रहा हूं। लेंथ हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, ये हो जाएगी। ब्रेथ जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी और हाइट जो हो जाएगी वो मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगी। ये किसका काम करेगी? हाइट का काम करेगी।
तो मेरे प्यारे साथी ऐसी सभी फिगर्स जिनमें तीनों डायमेंशंस का यूज होता है, ऐसी सभी फिगर्स को हम लोग 3D के अंदर पढ़ने वाले हैं। 3D के अंदर मेरे भाई पढ़ने वाले हैं। अब आप मुझे बताइए कौन कौन सी चीज हम लोग 3D के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड को पढ़ेंगे, और क्यूबॉइड को हिंदी में कहा जाता है घनाभ, हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब पढ़ने वाले हैं, जिसे कहा जाता है घन कहा जाता है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, सिलेंडर पढ़ेंगे, जिसे कहा जाता है लंबवृत्तीय बेलन, जिसे कहा जाता है लंबवृत्तीय बेलन कहा जाता है, लंबवृत्तीय बेलन जिसे बोला जाता है। ठीक है, कैसा होता है, क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ होती हैं, वो सब चीजें दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। चौथा, इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट सर्कुलर कोन पढ़ने वाले हैं। अब जो बच्चे पहले पढ़ चुके होंगे उनके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जी राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर तो होलो सिलेंडर भी होता है, खोखला बेलन भी होता है, तो जितने भी सिलेंडर के बारे में जानकारी है वो सारी हम राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं प्यारे दोस्त आप लोगों से कहूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं राइट सर्कुलर कोन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। लंबवृत्तीय शंकु मेरे प्यारे दोस्त बोलते हैं, लंबवृत्तीय शंकु मेरे प्यारे दोस्त बोलते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्त इसके बाद मैं बात करता हूं, तो इसके बाद हम लोग जो है वो स्फेयर को पढ़ेंगे, जिसे मेरे प्यारे भाई हम लोग गोला कहते हैं। क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। इसके बाद जो है हम लोग हेमिस्फेयर को पढ़ेंगे, हेमिस्फेयर को पढ़ेंगे, जिसे हम लोग अर्धगोला भी बोलते हैं, जिसे हम लोग अर्धगोला भी बोलते हैं। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे फ्रस्टम ऑफ कॉन, फ्रस्टम ऑफ कॉन भी पढ़ेंगे, फ्रस्टम ऑफ कॉन भी पढ़ेंगे, यानी जिसे हिंदी में मेरे प्यारे भाई छिन्नक बोला जाता है, छिन्नक बोला जाता है, या उल्टी बाल्टी जिसे बोला जाता है। और सबसे लास्ट में जो हम लोग पढ़ रहे होंगे वो प्रिज्म और पिरामिड पढ़ रहे होंगे। हम प्रिज्म और पिरामिड पढ़ रहे होंगे, हिंदी में भी इसे प्रिज्म ही बोला जाता है, और पिरामिड पढ़ रहे होंगे, हिंदी में भी इसे मेरे भाई पिरामिड ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिंदी में भी इसे पिरामिड ही बोला जाता है। ठीक है, जितने भी आप लोग देखेंगे कि चाहे वो होलो सिलेंडर की बात हो, चाहे वो होलो स्फेयर की बात हो, चाहे वो होलो हेमिस्फेयर की बात हो, जिसके अंदर होलो लगा हुआ है वो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग सब कुछ इसके अंदर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, गोला और वृत्त में क्या अंतर है, बाद की बातें हैं, बहुत आगे आएगा गोले और वृत्त में अंतर। ये बहुत पिटा हुआ क्वेश्चन है, बहुत घिसा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। अब पुराने जमाने का क्वेश्चन है, गोले और वृत्त में क्या डिफरेंस है, जब आएगा जब पता चलेगा। बकेट पानी वाली, हाँ उसे उल्टा कर देंगे तो वो छिन्नक का रूप ले लेगी मेरे भाई, वो छिन्नक का रूप ले लेगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग स्टेट के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त उसमें ये सारी चीजें जो है वो आपको 3D के अंदर पढ़नी होती हैं, इसके अंदर पढ़नी होती हैं, 3D के अंदर पढ़नी होती है। बात आएगी टेट्राहेड्रन की, कुछ ऐसी इमेजेस जैसे पैरेललोपाइप्ड होता है वो वाली, टेट्राहेड्रन जो होता है वो वाली, वो सारी चीजें मिसलेनियस में। मैं इसके साथ में एक टॉपिक और डाल देता हूं जिसे हम लोग मिसलेनियस कहने वाले हैं। छोटी मोटी जो इनसे अलग फिगर है वो सारी हम लोग विविध के अंदर पढ़ने वाले हैं, मिसलेनियस भाग के अंदर मेरे भाई पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर पढ़ने वाले ले आना सारे एक बार। मैं एक बार दिखा देता हूं आप लोगों के लिए सारी चीजें जो मेरे पास अभी मौजूद हैं, कौन सी चीज देखने में कैसी होती है। ठीक है सर जी, ज्योमेट्री एंड 3D अलग है बेटा, बिल्कुल अलग है, ज्योमेट्री अलग है, 3D जो है वो मेंसुरेशन का एक पार्ट है। ठीक है मेरे भाई, आप लोगों ने देख लिया होगा सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों का रहने वाला है वो क्यूबॉइड रहने वाला है। सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का क्यूबॉइड रहने वाला है।
अगर मैं क्यूबॉइड को आप लोगों को दिखाऊं तो ये बेसिकली ये जो है ये मेरे भाई क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड मतलब घनाभ होता है। अगर इसका मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को एग्जाम्पल दूं कि इसका प्रैक्टिकली कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो आपके घर में कोई एक ऐसा कमरा होगा जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। चौकोर कमरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। जो चौकोर नहीं होगा, जिसकी चारों भुजा नहीं होंगी पर उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होंगी, उसे हम लोग घनाभ कहेंगे। उसे मेरे प्यारे दोस्त हम लोग क्यूबॉइड कहेंगे। जैसे आपको दिख रहा है यहां से यहां तक ये लेंथ हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगी, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है, मतलब 3D में रेक्टेंगुलर फॉर्म मेरे भाई होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इसकी 6 सरफेसेस होती हैं, 4 दीवारें होती हैं, एक छत होती है, एक फर्श होती है मेरे भाई। डिब्बा नहीं है, लकड़ी का है, समझ गए। तो ये डिब्बा नहीं है, कोई कह रहा है कि स्लीपर्स का डिब्बा है या किसी का है, नहीं। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें 6 सरफेसेस होती हैं, एक सरफेस ये रही, एक सरफेस इसके पीछे होगी, पीछे वाली, एक सरफेस ये रही, एक सरफेस ये रही, यानी 4 तो इसमें दीवार होती हैं, एक छत होती है, एक फर्श होता है। अगर आप कमरे के अंदर भी देखेंगे तो 4 दीवारें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, एक छत आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक फर्श आप लोगों को, हाँ ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसके अंदर 6 सरफेसेस होती हैं, 4 दीवारें होती हैं, एक ऊपर की छत होती है, एक नीचे का फर्श होता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं इसमें कॉर्नर की बात करता हूं, कॉर्नर कितने होते हैं आप अपने घर के कमरे में भी देख सकते हैं मेरे भाई, 1 2 3 4 और ऐसे ही ठीक नीचे 4 हैं। तो आप देखेंगे मेरे भाई कि 8 जो है वो कॉर्नर होते हैं, यानी कोने की बात करें तो 8 जो होते हैं वो कॉर्नर होते हैं मेरे भाई। अब बात आती है एजिस क्या होती हैं। एक बहुत ज्यादा यूज होता है एक वर्ड कि एजिस क्या होती हैं, एजिस क्या होती हैं मेरे भाई। एजिस जिसे हिंदी में कोर कहा जाता है, एजिस यानी जिसे हिंदी में कोर कहा जाता है मेरे भाई। तो अगर मैं कोर की बात करता हूं तो मेरे भाई ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है जहां ये दोनों सरफेसेस जुड़ रही हैं, अगर ये लाइन जो दिखाई दे रही है इसी को एज कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को एज कहा जाता है। अगर आप इनकी काउंटिंग करोगे ना, जहां 2 सरफेसेस जुड़ रही हैं इनको एज कहा जाता है। जब आप इनकी काउंटिंग करोगे टोटल एज की संख्या जो आएगी वो 12 आ जाएगी। किसके अंदर, क्यूबॉइड के अंदर भी 12 एज होंगी और क्यूब के अंदर भी 12 एज हो जाएंगी। तो बेसिक आप लोग समझ चुके हैं, बेसिक आप लोग समझ चुके हैं, रख देना। बेसिक आप लोग मेरे भाई समझ चुके हैं कि एक क्यूबॉइड और क्यूब के अंदर 8 तो कॉर्नर होते हैं, 6 सरफेसेस होती हैं, एक छत होती है, एक फर्श होता है मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि एजेस कितने होते हैं तो आप कहेंगे एजेस होते हैं मेरे भाई टोटल 12। जैसे मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अभी हम लोगों ने देखा था मेरे भाई घनाभ को, क्वेश्चन नहीं फेंकना है, जिसको क्वेश्चन करना है, इसीलिए तो आज तक आपका मेंसुरेशन वीक है। जिसको क्वेश्चन करना है वो कल मिलना मेरे भाई। आज क्वेश्चन का मतलब नहीं, आज चीजों को आराम से पहले समझेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि क्यूबॉइड को मैं आप दिखा चुका हूं, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे भाई, हाँ एग्जाम्पल पे के तौर पे अमन रजावत, बेटा क्लास में आज जरूरत नहीं है, कल मिलना फिर आप। देखिए अगर मैं आपको क्यूब की बात करूं तो ये मेरे प्यारे दोस्त एक क्यूब है। क्यूब वो होता है, अगर प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछूं कि क्यूब क्या होता है, तो क्यूब होता है मेरे भाई घर का वो कमरा जिसकी सारी दीवारें जो हैं, जिसकी सारी दीवारें जो हैं वो बराबर होती हैं।
यानी कि उसकी सारी दीवारें जो हैं वो बराबर होती हैं, ऐसे कमरे को क्यूब कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप देखोगे तो इसकी लेंथ भी वही है जो इसकी ब्रेथ है और इसकी हाइट भी वही है। बाकी सब कुछ सेम जो होता है वो क्यूबॉइड की तरह होता है। तो हम क्यूब को कह सकते हैं कि क्यूब जो है वो क्यूबॉइड है मेरे भाई। मेरी बात समझ में आ गई? दोनों चीजों के एग्जाम्पल भी समझ में आ गए? तो आप कहेंगे जी दोनों चीजों के एग्जाम्पल समझ में आ चुके हैं। अब इसके बाद जो है हमने जो लिखा है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर लिखा है। राइट सर्कुलर सिलेंडर लिखा है। राइट सर्कुलर सिलेंडर मैं आप लोगों को बता देता हूं बेटा, वो कुछ इस फॉर्मेट में होता है, वो इस फॉर्मेट में होता है। अब आप मुझसे इसका एग्जाम्पल पूछेंगे तो मेरे भाई इसका एक एग्जाम्पल होता है, गांव में आप लोगों ने कुआं देखा होगा, तो जो कुआं जो होता है वो मेरे भाई राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है। आपने तार देखे होंगे, तार तार जो होते हैं वो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, यानी कि लंबवृत्तीय बेलन होता है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं बेलन कहीं वो वाला तो नहीं है जो घर के काम में आता है। बच्चा, वो वाला बेलन नहीं है मेरे भाई। कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस भी करूंगा जब मैं बेलन पढ़ाऊंगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि ओरिजिनली दिखने में कैसा होता है बेलन, तो ओरिजिनली दिखने में ऐसा होता है बेलन। ठीक है, ओरिजिनली दिखने में मेरे प्यारे दोस्त ऐसा होता है। और जो मैं अभी ये वर्ड बता के आया हूं ना, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको करा रहा हूं मेरे भाई। मैं कोई मूर्ख थोड़ी ना हूं कि कहीं से उठा के लाऊंगा इन्हें। पूरे कल इसके अरेंजमेंट करने में कल पूरा टाइम चला गया, बस इसीलिए कि आपको चीजों को समझा सकूं, मैं आपको चीजों को बता सकूं कि कहां कौन सी चीज कैसी होती है बच्चे। अगर मैं बात करूं कि तीसरा टॉपिक है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी लंबवृत्तीय बेलन, तो ये होता है लंबवृत्तीय बेलन। इसके ऊपर देखोगे तो एक सर्कुलर पार्ट आप लोगों को नजर आएगा, ये है सर्कुलर पार्ट। इसके नीचे देखोगे तो एक सर्कुलर पार्ट आप लोगों को नजर आएगा, ये है सर्कुलर पार्ट मेरे भाई। ये सर्कुलर पार्ट को छोड़ दूं तो ये जो बीच का पार्ट आप लोगों को नजर आ रहा है ये इसका कर्व्ड पार्ट होता है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर इस सर्कुलर पार्ट की रेडियस को जब हम देखेंगे तो वो r कहलाएगी, और इसकी ऊंचाई को जब हम देखेंगे तो वो h कहलाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां से आपसे वॉल्यूम पूछेगा। वॉल्यूम होता है इसके अंदर का जो स्पेस है उसे हम लोग वॉल्यूम कहेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, तो इस सर्कुलर पार्ट को छोड़ दो, इस नीचे सर्कुलर पार्ट को छोड़ दो, ये जो बीच का पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो फिर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया इस कर्व्ड पार्ट के साथ साथ अगर इन दोनों सर्कुलर पार्ट को भी मैं जोड़ दूंगा तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आप कहेंगे जी चीजें समझ में आ गई हैं। मेरे पास जो है वो सबकी मैंने इमेज मंगा ली है। इमेज के थ्रू जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इमेज के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर चौथे की बात करूं तो ये राइट सर्कुलर कौन है? अपने बर्थडे वाली कैप देखी होगी, या बर्थडे वाली कैप जो होती है वो इसी तरीके की होती है? क्या बर्थडे वाली कैप जो होती है वो इसी तरीके की होती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल इसी तरीके की होती है। ये मेरे प्यारे दोस्त, हाँ, अगर मैं बात करूं तो इसके नीचे एक सर्कुलर पार्ट लगा होता है, इसके नीचे एक सर्कुलर पार्ट लगा होता है, ऊपर कोई सर्कुलर पार्ट नहीं होता है। अगर नीचे के सर्कुलर पार्ट को हटा देते हैं तो ये इसका कर्व्ड पार्ट बच जाता है, यानी कि इसका मेरे भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच जाता है। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं? तो आप कहेंगे जी चीजें समझ में आ चुकी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है? अगर मैं फर्श की बात करता हूं, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। अगर मैं फर्श की बात करता हूं, ये फर्श जो है ये 2D इमेज है। 2D इमेज है, चाहे वो स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो वर्ग के फॉर्म में हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसके ऊपर का, फर्श के ऊपर जगह कितनी है ये आपको एरिया बताएगा। और अगर 3D के अंदर स्पेस कितना है, मैं जिस कमरे के अंदर खड़ा हूं इसके अंदर स्पेस कितना है,
ये आपको वॉल्यूम बताएगा मेरे भाई। अगर एरिया में हाइट की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वॉल्यूम बन जाता है, एरिया में हाइट की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो मेरे भाई वॉल्यूम बन जाता है। गोला नहीं दिखाए हैं सर, गोला भी दिखाएंगे भाई साहब, गोला गोला भी दिखाएंगे। जब गोला पढ़ाएंगे ना तो गोला भी दिखाएंगे, डिफरेंस भी बताएंगे, है ना। फेंका होगा, बहुत बार फेंका होगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो ये गोला भी है आपके सामने, इसके बारे में भी सारा कुछ बताएंगे, टोटल सरफेस एरिया सब कुछ इसके बारे में समझाऊंगा, एक एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी मेरे भाई। हेडिंग बनाइए, क्यूबॉइड क्या होता है, सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कोशिश करूंगा कि आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज से घबराए नहीं। जब आप उनकी इमेजेस में चीजें देख लेंगे कि यहाँ कोर का जिक्र किया हुआ है तो मैं इजीली बता पाऊंगा कि कौन सी कोर होती हैं, क्या उन्हें हम भुजा लेंगे, मतलब वो सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त ये चीज मैंने मंगवाई है कि मैं सारी चीजों को आपको बिल्कुल लाइव दिखा सकूं कि इसने ये चीज दी हुई है, ठीक है। हेडिंग बनाइए मेरे भाई, क्यूबॉइड। हेडिंग बनाइए मेरे भाई, क्यूबॉइड। पहला जो पढ़ने वाले हैं हम इसके अंदर क्यूबॉइड पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग घनाभ कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग प्यारे दोस्त घनाभ कहते हैं, जिसे हम प्यारे दोस्त क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी फोटो बनाने की कोशिश करूं, 2D फोटो बनाने की कोशिश करूं, यहां इस बोर्ड पे फोटो बनाने की कोशिश करूं तो बोर्ड पे फोटो मेरे प्यारे दोस्त इसकी कैसी बनेगी, थोड़ा सा सुनना। बोर्ड पे इसकी फोटो कुछ ऐसी बनेगी, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है मेरे प्यारे दोस्त ये। तो इसकी बोर्ड पे जो कुछ इमेज बनेगी वो बोर्ड पे कुछ ऐसी इमेज आपको देखने को मिलने वाली है, बोर्ड पे कुछ ऐसी इमेज आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं बात करता हूं, अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं बात करता हूं, ठीक है, ये जो होता है ये मेरा एक घनाभ होता है, आप इसको इससे फील कीजिएगा, आप इसको इससे फील कीजिएगा, ये जो होता है ये घनाभ होता है, इस तरीके से ये बना हुआ है। क्योंकि ये ऊंचाई नहीं बन सकती है इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त कुछ इस तरीके से आ रहा है। 3D इमेज को हम लोग एक प्लेन में बनाने जा रहे हैं, XY प्लेन में, तो हमें हमें मेरे भाई इस तरीके से इस 3D को बनाना होगा, ठीक है। क्योंकि हाइट तो ऐसे आएगी, हाइट कैसे निकालूंगा बाहर की साइड, तो वो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्त बनाना होता है। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथी, ये जो होती है इसकी लेंथ होती है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो होती है इसकी लेंथ होती है, तो आप इसे लेंथ लिख दीजिएगा भाई साहब। आज ये समझ लीजिए कि बाहर भी सब इसलिए इकट्ठा हो रखे हैं कि भाई कोई खेल वगैरह चल रहा है के अंदर। ये जो होती है ये इसकी ब्रेथ होती है, ये जो होती है ये इसकी ब्रेथ होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं कहूं कि ये क्या होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है, और ये क्या हो जाती है, ये इसकी हाइट हो जाती है, ये इसकी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। हाइट मतलब ये ऊंचाई को हम लोग क्या कहेंगे, इस ऊंचाई को मेरे प्यारे दोस्त हम लोग हाइट कहेंगे, ठीक है। तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे भाई यहां से तमाम चीजें पूछी जाती हैं, आप जो है उस कमरे को थोड़ा सा फील लो, जिस कमरे में आप लोग बैठे हुए हैं, जिस लाइब्रेरी में आप लोग बैठे हुए हैं, उस लाइब्रेरी को एक बार थोड़ा सा देखो। आप लोगों को वो क्यूबॉइड के फॉर्म में नजर आएगी, आमने सामने की साइड जो होंगी वो बराबर होंगी, एक छत होगी, एक फर्श होगी, तो ये 6 सरफेसेस आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। यहां से तमाम तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछ सकता है कि घनाभ का आयतन कितना होगा, यानी घनाभ का वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम का मतलब वो अंदर का स्पेस आप लोगों से पूछना चाह रहा है। जहां आपकी चेयर बिछी हुई है लाइब्रेरी के अंदर मेरे प्यारे दोस्त, वहां वो कितना स्पेस है, इन 6 सरफेसेस के अंदर का स्पेस को ही हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। तो मेरे भाई वॉल्यूम क्या बताया है मैंने, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है मेरे प्यारे दोस्त। क्योंकि ये रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म की 3D है, इसलिए मेरे भाई आप देखेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया, आयत का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और मैंने आपसे कहा था कि अगर एरिया में ऊंचाई की गुणा कर दोगे तो वो उसका वॉल्यूम बन जाएगा।
वो उसका वॉल्यूम बन जाएगा। तो कभी भी आप लोगों से वॉल्यूम पूछा जाता है किसी भी घनाभ का, तो आप कहेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। इसके बाद जो एक वर्ड आएगा वो आएगा मेरे भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद जो एक वर्ड आएगा वो कौन सा वर्ड आएगा, तो आप कहेंगे इसके बाद जो वर्ड आएगा वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, जिसे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, जिसे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप किसी भी घनाभ के अंदर अगर छत को काउंट नहीं करते हैं, अगर आप फर्श को काउंट नहीं करते हैं, ना तो छत को काउंट करते हैं ना फर्श को काउंट करते हैं, तो ये जो चार दीवारें आप लोगों की बचती हैं, इन्हीं के एरिया को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है, इन्हीं के एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाता है। तो मेरे भाई इस चीज को आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे कि अगर किसी घनाभ के अंदर में हम छत को काउंट ना करें, फर्श को काउंट ना करें, तो मेरे प्यारे दोस्त चारों दीवारों के क्षेत्रफल को ही हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछूं तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला होता है 2l + b × h होता है। अच्छा, आपने आयत का परिमाप पढ़ा होगा, तो परिमाप कितना होता था, 2l + b होता था। यानी कि मेरे भाई अगर परिमाप में हम ऊंचाई की गुणा कर देते हैं, परिमाप में हम ऊंचाई की गुणा कर देते हैं, तो वो आपके सामने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा जब वो वॉल्यूम पूछ रहा होता। अब इसमें चीजों को समझिए, मेरे एक एक वर्ड पे आज ध्यान देना। अगर आपने एक एक वर्ड पे ध्यान दिया तो आगे आपके क्वेश्चन में जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं भैया, क्वेश्चन बनते हैं कि आपके पास एक घनाभकार कमरा है, मैंने कहा जी ठीक है, उसकी लंबाई ये है, उसकी चौड़ाई ये है, उसकी ऊंचाई ये है, बहुत बढ़िया। मैं उसके अंदर घनाभ की फॉर्म में छोटी छोटी साबुन की टिक्की रखना चाहता हूं, छोटे छोटे साबुन की टिक्की रखना चाहता हूं, तो बताइए उस कमरे के अंदर कितनी टिक्की आ जाएंगी, उस कमरे के अंदर कितनी टिक्की आ जाएंगी। अब थोड़ा सा सोचिए बच्चे, थोड़ा सा सोचिए, टिक्की कहां रखनी है, आपको कमरे के अंदर रखनी है, यानी कमरे के अंदर जो स्पेस है उसमें रखनी है। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कमरे के अंदर का स्पेस कितना है। क्या उसके लिए आप लोगों को कमरे का आयतन निकालना होगा, यानी मेरे प्यारे भाई आप कमरे का आयतन निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट्स। अब आपको यह पता लग चुका है कि यहां जो है इस कमरे में इतनी जगह मौजूद है। मेरे प्यारे दोस्त अब उसमें आप टिक्की का आयतन निकालेंगे। मेरे भाई टिक्की भी घनाभ के फॉर्म में है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तो मेरे भाई आप टिक्की का आयतन निकालेंगे। आप टिक्की के आयतन से मेरे भाई उस कमरे के आयतन को डिवाइड कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे प्यारे दोस्त उसमें कितनी जगह है। फर्श पर रखेंगे बेटा, फर्श पर रखेंगे और ऊपर तक ले जानी है, वो कमरा पूरा भरना है, तो कमरे के अंदर के स्पेस पर ही तो रखेंगे। जो कमरे का अंदर का स्पेस होगा उसी में तो उन टिक्कियों को रखेंगे। तो यानी अगर कमरे के आयतन को एक टिक्की के आयतन से डिवाइड कर देते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त आपको नंबर ऑफ टिक्की मिल जाएंगी। क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आई कि यहां से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। वो वॉल्यूम पूछेगा तो उसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं भाई। अगर वो वॉल्यूम पूछता है तो उसमें परेशानी थोड़ी ना, फिर तो मैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लगा दूंगा। लेकिन मुझे तो परेशानी वहां है कि मुझे कैसे पहचान होगी कि यहां वॉल्यूम निकालना है। तो कुछ इस तरीके का वॉल्यूम निकल रहा होता है मेरे भाई। ठीक है, आप कहोगे जी कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे पूछ सकता है। कर्व्ड सरफेस एरिया या तो वो डायरेक्टली आप लोगों से पूछेगा कि भाई साहब एक घनाभ है जिसकी लेंथ ये है, जिसकी ब्रेथ ये है और जिसकी हाइट ये है, तो आप इसकी चार दीवारों का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त आप वहां निकाल देंगे। या फिर वो आपसे ये कहेगा जैसे मैंने अभी यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराया था, मैंने आपसे ये कहा था कि एक कमरे की चार दीवारों पर मुझे पेंट करना है। मेरा क्वेश्चन सुनना, एक कमरे की चार दीवारों पर मुझे पेंट करना है।
और उन दीवारों पर 2 गेट लगे हुए हैं, 2 खिड़की लगी हुई है। तो बताइए 7 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से पेंट करने का खर्चा कितना आएगा। क्वेश्चन सुनना भाई, किस तरीके का बन सकता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। मैंने आपसे कहा मुझे एक कमरे की 4 दीवारों पर पेंट करना है। उन चारों दीवारों पर 2 गेट हैं और 2 ही खिड़की हैं। मेरा जो पेंट का खर्चा है वो 7 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। तो आप मुझे ये बताइए पेंट करने का खर्चा कितना आएगा। तो आप कहेंगे जी हमारी सुनो बात। कौन सी बात? चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालूंगा, यानी कि मेरे भाई पहले मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा। उन चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से मैं दोनों गेट का क्षेत्रफल को घटा दूंगा क्योंकि वहां पेंट नहीं होना है। मैं दोनों खिड़कियों के क्षेत्रफल को घटा दूंगा क्योंकि वहां पेंट नहीं होना है। अब जो क्षेत्रफल बचेगा मुझे उस भाग पे पेंट करना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का 7 रुपए है तो बचे हुए क्षेत्रफल की गुणा 7 में कर दूंगा तो मेरा टोटल खर्चा आएगा। कुछ इमेज क्रिएट हुई दिमाग में भाई, कुछ इमेज क्रिएट हुई। बहुत बेहतरीन बेहतरीन यहां से क्वेश्चन बनेंगे। क्या कुछ दिमाग में कुछ अच्छी एक इमेज जो है क्वेश्चन की इमेज क्रिएट हुई? आपने कहा जी थोड़ी थोड़ी हुई। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल ऐसे पूछा जा सकता है। अब मेरे भाई इसमें ही पूछा जाता है 5 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। 5 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। 5 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। 5 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि 5 दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सरफेस एरिया ऑफ 5 वॉल्स है ना। तो वो आपसे ये पूछता है एरिया ऑफ 5 वॉल्स, वो आपसे पूछ सकता है। तो वो क्या होता है। अब पहले मेरी बात समझो, दिखाना भाई इसको, पहले मेरी बात समझो। मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नहीं चला, मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उस बात को थोड़ा सा समझना मेरे भाई। मैंने इसको कहा है कि ये लेंथ है, यहां से यहां तक ये लेंथ है। मैंने इसको कहा है ये ब्रेथ है क्या? मैंने इसको हाइट कहा है। जब मैं केवल इस सरफेस का एरिया निकालता हूं, इस वाली सरफेस का, केवल इस सरफेस का एरिया निकालता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त ये तो 2D इमेज है। यानी कि मेरे भाई लेंथ इंटू हाइट, भाई लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला। यहां से लेके यहां तक लेंथ है, ब्रेथ जो है वो इसकी हाइट दे रखी है। क्या इसका एरिया जो आएगा वो LH आ जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। अगर इसका एरिया LH है ना तो मेरे भाई इसका भी एरिया LH हो जाएगा। क्योंकि ये भी लेंथ है ये भी हाइट है, तो लेंथ मल्टीप्लाई हाइट ये इसका एरिया हो जाएगा। यानी कि आमने सामने की सरफेसेस का एरिया जो होता है वो बराबर होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई ये लेंथ है ये हाइट है, तो इस दीवार का क्षेत्रफल LH होगा, इस दीवार का क्षेत्रफल भी LH होगा। अगर मैं आपसे कहूं ये ब्रेथ है, अब आप ध्यान से सुनना, मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये तो ब्रेथ थी और ये है हाइट, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट, यानी B गुणा H। अगर इसका B गुणा H है तो इसका भी B गुणा H हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई? लो, क्या ये चीज समझ में आई? बस आपको एक पॉइंट और याद रखना है। मैं आपको इतनी सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं ना तो मेरे भाई आपको यही समझ नहीं आता कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। अगर आप इन बातों को सारियों को समझ जाएंगे ना तो फॉर्मूला याद करने में दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन करने में दिक्कत है। तो वो सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी कि यहाँ ये वाला फॉर्मूला लाना है। यहां से आप ये समझे कि आमने सामने की सरफेसिस का जो एरिया होता है वो समान होता है। अगर इसका एरिया LH है तो इसका भी एरिया LH हो जाएगा, इसका एरिया BH है तो इसका भी एरिया BH हो जाएगा। क्या कोई मुझे छत का एरिया बता सकता है? छत की लंबाई L है, छत की चौड़ाई B है, तो छत का एरिया LB होगा, तो फर्श का भी एरिया LB हो जाएगा। सारे 6 सरफेसिस का एरिया जोड़ोगे तो टोटल सरफेस एरिया आपके सामने आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। जब मैं 5 दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछता हूं तो 5 दीवारों का क्षेत्रफल एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना।
चार दीवारों का क्षेत्रफल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आपने कहा जी मैंने चार दीवारों का क्षेत्रफल ये पढ़ा था। अगर चार दीवारों के क्षेत्रफल में या तो छत का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए या फर्श का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए तो पांच दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। आप जानते हैं छत का भी क्षेत्रफल एल बी होता है, क्योंकि ये क्या है? लंबाई है। ये क्या है? छत की चौड़ाई है। लंबाई गुणा चौड़ाई ही तो छत का क्षेत्रफल होगा। तो आप मेरे प्यारे दोस्त अगर इसमें एल बी जोड़ दोगे, चाहे आप इसे छत मान सकते हो, चाहे आप इसे फर्श मान सकते हो, आप इसमें चाहे छत का क्षेत्रफल जोड़ दो, क्योंकि मैंने कहा है अपोजिट सरफेसेस का एरिया बराबर होता है। तो एल बी ही इसका एरिया होगा, एल बी ही इसका एरिया होगा। अगर चार दीवारों के क्षेत्रफल में एक दीवार का क्षेत्रफल जोड़ देते हो तो वो पांच दीवारों का क्षेत्रफल बन जाता है। वो पांच दीवारों का क्षेत्रफल बन जाता है। अब आप कहेंगे जी ठीक है आपने ये बता दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन किस टाइप का बनता है थोड़ा उसको भी बता दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बनता है कि जब आपको किसी कमरे के अंदर पेंट कराना होता है, जब आपको किसी कमरे के अंदर पेंट कराना होता है, पेंट मतलब गांव की भाषा में पुताई बोला जाता है। जब आपको किसी कमरे के अंदर पेंट कराना होता है तो मेरे भाई जो पेंट करने वाला होता है वो चार दीवारों पे पेंट करता है, एक छत पे पेंट करता है। एक तो चार दीवारों पे पेंट करता है, एक छत पे पेंट करता है। वो कभी भी फर्श पे पेंट नहीं करता है। तो जब भी पेंट करने का क्वेश्चन आएगा तो मेरे प्यारे दोस्त हम पांच दीवारों का क्षेत्रफल जो है वो निकाल रहे होंगे। पांच दीवारों का क्षेत्रफल जो है हम लोग निकाल रहे होंगे। एक आपने सुना होगा खुली संदूक, है ना? खुली संदूक मेरे प्यारे दोस्त, खुली संदूक एग्जाम्पल बताएंगे खुली संदूक का कोई? खुली संदूक का एग्जाम्पल, जब खुली संदूक का क्वेश्चन आता है इसका मतलब है कि उसमें छत नहीं है। उसमें छत नहीं है तो उसमें कितनी सरफेसेस हो जाएंगी? तो आप कहेंगे उसकी चारों दीवार होंगी, एक नीचे का तला होगा, तो वहां भी पांच दीवारों का क्षेत्रफल ही निकलेगा। अगर वो आपसे ये कहता है खुली संदूक पर मुझे पेंट करना है, ऊपर से खुली हुई संदूक पर मुझे पेंट करना है, तब भी आप पांच दीवारों का क्षेत्रफल ही निकाल रहे होंगे। तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से कि मुझे चार दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए होगा या मुझे पांच दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए होगा। तो पांच दीवारों के क्षेत्रफल के मैंने दो एग्जाम्पल आपको दे दिए। एक तो किसी कमरे पर पेंट करना होता है तो चार दीवारों पर होता है, एक छत पर होता है, या फिर कोई खुली संदूक टाइप की कोई होती है तो उस पर भी पांच दीवारों पर पेंट होता है, चारों दीवारों पर होगा, और मेरे प्यारे दोस्त नीचे के मेरे प्यारे भाई तले पर होगा। ठीक है, नीचे की सरफेस पर होगा, क्योंकि ऊपर से तो वो खुली है बच्चे, ऊपर से तो वो खुली है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखिए मेरे भाई मैं आपसे पूछने वाला हूं छह दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। छह दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है जिसे टोटल सरफेस एरिया कहा जाता है, जिसे टोटल सरफेस एरिया कहा जाता है। छह दीवारों के एरिया को ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। छह दीवारों के क्षेत्रफल को ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। छह दीवारों के एरिया को ही टोटल सरफेस एरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छह दीवारों के एरिया को ही टोटल सरफेस एरिया बोला जाता है। क्या होता है? अगर आप छह दीवारों का एरिया जोड़ देंगे तो आपने कहा जी इसका एल बी है, इसका एल बी है, यानी दोनों का मिला के 2LB हो जाएगा। इसका जो है वो बी एच है, इसका बी एच है, नहीं इसका एल बी नहीं था, छत का एल बी था, छत का एल बी है, फर्श का एल बी है, 2LB हो गया। इसका बी एच है, इस वाली का बी एच है, 2BH हो गया। इसका एच एल है, उसका एच एल है, तो आप कहेंगे जी 2HL हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्त जब आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो हर चीज दो दो आती हैं। 2LB होता है, 2BH होता है, 2HL होता है, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां से इसका सरफेस एरिया जो बन जाएगा वो 2LB प्लस BH प्लस HL बन जाएगा। यहां तक ये चीजें क्लियर हुई तो आपने कहा जी ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक विकर्ण आप लोगों से पूछा जाता है, विकर्ण आप लोगों से पूछा जाता है, यानी कि डायगोनल आप लोगों से पूछा जाता है।
डायगोनल, सबसे पहले डायगोनल होता क्या है, पहले मुझे ये बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब इसका डायगोनल क्या होगा, तो आप कहेंगे डायगोनल होता है जब एक कोने से दूसरे कोने को टच किया जाए। जब एक कोने से दूसरे कोने को टच किया जाए, जिस घर में आप लोग बैठे हैं, जिस कमरे में आप लोग बैठे हैं, उसके एक कोने से दूसरे अपोजिट कोने को टच करिए, मिलाइए, तो बनने वाली लाइन जो होगी वो डायगोनल कहलाएगी। बनने वाली लाइन जो होगी वो क्या कहलाएगी, वो डायगोनल कहलाएगी। और डायगोनल मेरे भाई अगर आपसे कभी पूछा जाता है, तो डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, रेक्टेंगल के डायगोनल का फॉर्मूला ये होता है, बस इसमें हाइट का स्क्वायर हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये मेरा क्यूबॉइड का डायगोनल निकल के आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है जी, डायगोनल पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चंस जो बन रहे होते हैं वो आपसे कहा जाता है कमरे के अंदर जो है वो मुझे बड़ी से बड़ी छड़ रखनी है, बड़ी से बड़ी स्टिक रखनी है, बड़ी से बड़ी कोई कुछ भी चीज रखनी है, तो बताइए उसकी कितनी बड़ी लंबाई हो सकती है। तो अगर आप बड़ी से बड़ी छड़ी रखना चाहते हैं तो विकर्णतः ही वो सबसे बड़ी छड़ी होगी जो उस कमरे के अंदर आ सकती है। अगर आप उसे विकर्ण के रूप में रखेंगे, अगर आप एक कोने से दूसरा कोना टच करेंगे, तो मेरे भाई उस टाइम पर वो सबसे बड़ी छड़ की लंबाई होगी। यानी जब आपसे छड़ की लंबाई पूछी जाती है, मैक्सिमम छड़ की लंबाई पूछी जाती है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप उस केस में डायगोनल निकाल रहे होंगे, यानी उस केस में आप लोग विकर्ण निकाल रहे होंगे। उस केस में मेरे प्यारे दोस्त विकर्ण निकाल रहे होंगे। क्या इस बात